वेलकम बैक एनी फैंस। तो आज से मैं एक कमाल के एनिमे को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है काइजू नंबर 8। इस एनिमे का अभी तक एक सीजन ही आया है जिसमें टोटल 12 एपिसोड हैं और इस एनिमे का स्टोरी बिल्कुल लाजवाब है। इस एनिमे में बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर होते हैं जिन्हें काइजू कहा जाता है और इन्हें मारने का काम डिफेंस फोर्स करती है। तो आगे की कहानी को जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 1 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। योकोहामा नाम के एक सिटी में एक बड़ा काइजू दिखाई देता है और इस सिटी के सभी लोगों को अपनी जगह खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि एक बड़ा काइजू इस सिटी में एंटर कर चुका था। तभी इस काइजू को रोकने के लिए इस सिटी पर डिफेंस फोर्स आ जाती है जो काइजू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इन सबसे इस काइजू का कुछ नहीं होता। तभी हेलीकॉप्टर से एक लड़की जंप करती है और ये लड़की डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना होसिना होती है और वो बड़े ही आसानी से इस काइजू को मार गिराती है। और नेक्स्ट सीन में हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है काफका हिबिनो। काफका एक 32 साल का आदमी होता है और काफका एक क्लिनिक डिपार्टमेंट से है। क्लिनिक डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो काइजू मारा जाता है उस काइजू को सिटी से साफ करना। और रिसेंट ही एक काइजू मारा था तो काफका के क्लिनिक डिपार्टमेंट को काम दिया जाता है कि वो जल्दी ही इस काइजू के डेड बॉडी को साफ करे। पूरे दिन काम करने के बाद काफका रात में बिस्तर पे लेट जाता है। काफका बहुत ही ज्यादा थक चुका था और उसे एक गंदी स्मेल भी आ रही थी, क्योंकि काफका को आज काइजू के इंस्टेंटेन वाले जगह को साफ करना पड़ा था जो कि काफी घिनौना था। तभी काफका देखता है टीवी पर 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना होसिना की सर से चारों तरफ फैली हुई थी, क्योंकि उसने आज एक बड़े काइजू को मार गिराया था। और तभी हमें पता चलता है काफका और मीना होसिना वो दोनों ही बचपन में दोस्त थे और उन दोनों ने आपस में एक वादा किया था कि वो दोनों मिलकर सभी काइजू को मारेंगे। लेकिन मीना काफका से बहुत आगे निकल चुकी थी, क्योंकि काफका मीना से काफी ज्यादा कमजोर था और वो ये सब सोच के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन काफका के क्लिनिक डिपार्टमेंट में एक नया लड़का ज्वाइन करता है और इसका नाम है रेनो इचिकावा और ये एक 18 साल का लड़का है। और रेनो ये जॉब सिर्फ पार्ट टाइम के लिए करने आया है, क्योंकि वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहता है। काफका का दोस्त रेनो से कहता है काफका ने कई बार डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल हुआ और अब उसकी एज भी नहीं रही कि वो डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो सके। लेकिन रेनो को हार मानना पसंद नहीं, तो वो कैसे भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होके ही रहेगा। और अगले दिन सभी लोग अपने काम के लिए आते हैं और रेनो को काइजू के घिनौने जगह को साफ करने का काम मिलता है। काम खत्म करने के बाद वो सभी लंच करने के लिए बैठते हैं, लेकिन रेनो लंच करने के मूड में नहीं था, क्योंकि रेनो ने काइजू के गंदे जगह को साफ किया है जिससे उसे उल्टी जैसी लग रही थी। तो काफका उसे कुछ मेडिसिन देता है और अपने नाक में लगाने के लिए कुछ प्लग्स देता है। इनकी हेल्प से रेनो थोड़ा खाना तो खा पाएगा। अगले दिन वो सभी अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे। तभी काफका के पास रेनो आता है और काफका से शुक्रिया कहता है, क्योंकि काफका ने रेनो की बहुत ज्यादा हेल्प की है। और रेनो ये भी बोलता है कि डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए अब एज लिमिट बढ़ा दी गई है और एज की लिमिट 33 साल है। रेनो चाहता था कि काफका भी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करे और काफका ये सुनकर रेनो को थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी एक योजू रेनो के पीछे आता है। असलियत में योजू काइजू का मिनी वर्जन होता है जो काइजू से ही बने हुए होते हैं। वो योजू रेनो को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी काफका आके उसे बचा लेता है और फिर काफका रेनो को जल्दी से यहाँ से भागने को बोलता है और डिफेंस फोर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन देने को बोलता है। रेनो काफका को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, तो काफका बोलता है कि रेनो का तो सपना है ना डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करना, तो रेनो यहाँ हरगिज नहीं मर सकता। काफका नहीं चाह रहा था कि रेनो को यहाँ कुछ हो जाए और उसका सपना टूट जाए। ये सुनकर रेनो मदद की पुकार लेकर वहाँ से भाग जा रहा है और वो योजू काफका के ऊपर अटैक करता है, जिससे काफका घायल हो जाता है और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर काइजू ने उनके सिटी को बर्बाद कर दिया था, जिससे काफका और मीना काइजू को मारने का वादा करते हैं और आपस में ही ये चैलेंज रखते हैं कि कौन कितना काबिल बन सकता है। प्रेजेंट में काफका काफी ज्यादा घायल हो चुका था, तो काफका अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता और वो योजू काफका को खाने ही वाला होता है। लेकिन एन मौके पर रेनो वहाँ पर आकर काफका को बचा लेता है। काफका रेनो को गाली देने लगता है क्योंकि रेनो यहाँ से नहीं भागा, लेकिन रेनो ने डिफेंस फोर्स को ये जानकारी दे दी थी और अगर रेनो ने काफका को यही मरने के लिए छोड़ दिया होता तो वो कौन सा चेहरा लेकर डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होता, जो एक इंसान को भी नहीं बचा पाया। और फिर वो योजू इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी एक बड़ा व्हाइट टाइगर आके इस योजू को रोकने लगता है और तभी हम देखते हैं 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना होसिना यहाँ पर योजू को मारने के लिए आई थी और ये सफेद टाइगर मीना का ही होता है और मीना उस योजू को मारकर काफका और रेनो को बचा लेती है। और नेक्स्ट सीन में हम काफका और रेनो को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। काफका लेटते हुए मीना के बारे में सोच रहा था कि मीना काफका से काफी ऊपर पहुंच चुकी थी। मीना काफका से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट थी। फिर रेनो काफका को थैंक्स बोलता है, क्योंकि काफका नहीं होता तो आज रेनो जिंदा नहीं होता और काफका को हौसला देता है कि वो डिफेंस फोर्स पर फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करे। ये सुनकर काफका खुद को कोसने लगता है और एक बार फिर से डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए कोशिश करने की सोचता है। लेकिन तभी काफका के सामने एक छोटा काइजू आता है। काफका इसके पहले कुछ कर पाता, वो काइजू काफका के मुंह के अंदर चला जाता है और काफका अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। रेनो पूछता है कि काफका ठीक है,
लेकिन रेनो जैसे ही पर्दा साइड करता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि काफ्का हिबिनो एक काइजू बन चुका था। काफ्का रेनो को समझाने की कोशिश करता है कि वही काफ्का हिबिनो है, लेकिन तभी एक बुढ़ा आदमी काफ्का को देखकर घबरा जाता है और डिफेंस फोर्स को कॉल करता है। काफ्का ये देखकर समझ चुका था कि अब उसकी तो बचने वाली है। और दूसरी तरफ हम मीना हुसिना को देखते हैं जो नहा रही थी और मीना के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि हॉस्पिटल में एक काइजू दिखा है और अब मीना अपने टीम को रेडी करती है काफ्का को मारने के लिए, क्योंकि काफ्का एक काइजू बन चुका था और पूरे सिटी में ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि हॉस्पिटल में एक काइजू दिखा है। और दूसरी तरफ वो बुढ़ा अपने सामने काइजू को देखकर उसकी पूरी फट चुकी थी। फिर रेनो काफ्का को स्माइल करने को बोलता है जिससे ये बुढ़ा थोड़ा शांत हो जाए। फिर काफ्का एक ऐसी लाजवाब स्माइल देता है कि वो बुढ़ा इस स्माइल को देखकर बेहोशी हो जाता है। काफ्का बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और वो अपने साइड में एक दीवार में अपना हाथ रखता है, लेकिन वो पूरा दीवार ही टूट जाता है। ये देखकर ये दोनों ही पूरा हैरान होते हैं। रेनो बोलता है कि इन दोनों को यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए क्योंकि डिफेंस फोर्स कभी भी यहाँ पर आ सकती है। फिर काफ्का खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खिड़की के साथ पूरा दीवार ही उखाड़ देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डिफेंस फोर्स तक ये खबर पहुँच चुकी थी कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है और वो काइजू का पीछा करने लगते हैं। और दूसरी तरफ काफ्का रेनो भाग रहे थे, लेकिन काफ्का का खुद पर कंट्रोल नहीं था तो वो कुछ अलग ही रूप ले लेता है। रेनो काफ्का से पूछता है कि वो काफ्का ही है ना, लेकिन काफ्का को खुद पर ही डाउट था कि वो सच में काफ्का ही है, क्योंकि काफ्का बार बार अपना रूप चेंज कर रहा था। काफ्का जैसे तैसे अपने नॉर्मल रूप में आता है और भागते भागते काफ्का को जोर से सुसु लगती है, लेकिन काफ्का को ये नहीं पता कि इस बॉडी में सुसु किस साइड से की जाती है। और तभी हम देखते हैं काफ्का अपने अलग ही अंदाज में अपनी यूनिक पार्ट से सुसु करने लगता है। ये देखकर काफ्का काफी ज्यादा उदास होता है। तभी काफ्का को महसूस होता है कि यहाँ पर आसपास ही एक योजू है और इस योजो की खबर डिफेंस फोर्स को भी मिल चुकी थी। तो डिफेंस फोर्स खुद को बांट लेते हैं, एक टीम योजो की तरफ बढ़ते हैं और एक टीम काफ्का की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ एक माँ और बेटी एक जगह पर फंसे हुए थे और यहाँ पर ही वो योजू है। वो लड़की अपनी माँ को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर वो योजू आ जाता है और उन दोनों को खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर काफ्का आ जाता है और उस योजू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो योजू दूर जाकर गिरता है। काफ्का अपनी ऐसी ताकत देखकर खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर काफ्का उस बच्ची को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची काफ्का को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी रेनो वहाँ पर आकर उस बच्ची और उस बच्ची की माँ को वहाँ से निकालने लगता है। तभी वहाँ पर वो योजू फिर से आता है और फिर काफ्का अपनी पूरी ताकत लगाकर उस योजू को एक पंच मारता है, जिससे वो योजू खत्म हो जाता है और उसके चारों तरफ खून की बारिश होने लगती है। और काफ्का उस बच्ची को बोलता है कि अब सब ठीक है और उसकी माँ का ख्याल रेनो रख लेगा। और काफ्का ये नहीं चाहता था कि वो बच्ची उससे देखकर और डरे, तो वो वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी वो बच्ची काफ्का को शुक्रिया बोलता है, जिसे सुनकर काफ्का को वही फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर काफ्का ने मीना को वादा किया था कि वो एक दिन मीना को पीछे छोड़ेगा। और काफ्का अपने साइड में वो खुद को और मीना को देखता है और वो दोनों एक साथ खड़े हुए होते हैं। इतना सब होने के बाद काफ्का ये ठान लेता है कि वो अब डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करेगा और काफ्का खुद को नॉर्मल करने लगता है। और थोड़ी देर बाद इस जगह पर 3rd डिवीजन आ पहुंची थी और मीना ये सब देखकर हैरान थी कि यहाँ पर ये सब हुआ कैसे। तभी मीना को वो बच्ची मिलती है और मीना बच्ची से ये सब कैसे हुआ पूछती है, लेकिन वो बच्ची बहुत डरी हुई थी तो वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर मीना उस बच्ची को बोलती है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मीना उन सभी काइजूस को मार देगी। लेकिन तभी वो बच्ची बोलती है कि मीना एक वादा करे कि वो अच्छे वाले काइजू को नहीं मारेगी। और वो लड़की मीना को सब कुछ बोल देती है कि उसे और उसकी माँ को एक काइजू ने ही बचाया है। नेक्स्ट सीन में हम क्लिनिक डिपार्टमेंट को देखते हैं, जो कि न्यूज पर उसी काइजू के बारे में देख रहे थे जो काइजू काफ्का था। और इस काइजू को डिफेंस फोर्स ने काइजू नंबर 8 का नाम दिया है, क्योंकि ये काइजू अब तक का 8वां काइजू है जो इस धरती में दिखाई दिया है। उसके बाद उनका लीडर रेनो को 2 लेटर देता है। फिर रेनो देखता है कि काफ्का और रेनो ने डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने का पहला एग्जाम पास कर लिया है। रेनो ये बात काफ्का को बताने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि काफ्का ने खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करके रखा था। रेनो ये देखकर काफ्का को सुनाने लगता है कि वो ऐसे ही जब चाहे काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। फिर काफ्का खुद को पहले जैसा कर लेता है और फिर रेनो काफ्का को वो लेटर देता है और कहता है कि वो दोनों पहला एग्जाम पास कर चुके हैं। काफ्का इससे जरा खुश नहीं था, क्योंकि काफ्का पहले एग्जाम में आसानी से ही पास कर लेता है, लेकिन सेकेंड वाला एग्जाम वो पास नहीं कर पाता और वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता। और काफ्का रेनो से ये वादा करता है कि वो फिर से काइजू में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, लेकिन काफ्का का अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं था तो वो बार बार काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब पूरे 10 दिन बीत चुके थे और काफ्का और रेनो दोनों ही अपना सेकेंड एग्जाम देने आए थे। तभी हम वहाँ पर एक नए लड़की को देखते हैं और ये भी डिफेंस फोर्स पर ज्वाइन करने के लिए आई थी और इस लड़की का नाम है किकोरू शिनोमिया। और ये लड़की काफ्का को अपना गाड़ी साइड करने को बोलती है, लेकिन काफ्का ये करने के लिए नहीं मानता और तभी वो लड़की अपना कोट उतारती है और हम देखते हैं किकोरू ने एक ब्लैक सूट पहना हुआ था और किकोरू काफ्का का गाड़ी उठाकर दूर फेंक देती है। काफ्का और रेनो ये देखकर हैरान थे कि एक छोटी लड़की के पास भला इतना पावर कैसे हो सकता है। और किकोरू को काफ्का के बॉडी से काइजू का स्मेल आता है। फिर रेनो किकोरू को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों काइजू को साफ करने का काम करते हैं, तो इसीलिए
इसीलिए काफका से काइजू वाला स्मेल आ रहा है। फिर काफका अपने दोनों हाथों से अपने कार को उठाकर साइड में रख देता है, जिसे देखकर किकोरू हैरान होती है और सोचती है कि काफका के पास भी किकोरू के जैसा एक प्राइवेट सूट है। और फिर काफका किकोरू के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि किकोरू काफका का नाम ना भूले क्योंकि उनकी मुलाकात जल्दी ही होगी। और किकोरू ये सब सुनकर वहाँ से चली जाती है। रेनो काफका से काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि काफका ने अपने बॉडी पार्ट को काइजू में ट्रांसफॉर्म किया था, जिससे वो उस कार को उठा पाया। और फिर वो दोनों सेकेंड एग्जाम के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर रेनो काफका को सेकेंड एग्जाम के रूल समझाने लगता है कि सेकेंड एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक फिजिकल और एक एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हर साल चेंज होता रहता है, तो काफका को फिजिकल टेस्ट में अपना बेस्ट देना होगा। लेकिन काफका फिजिकल फिटनेस में काफी ज्यादा कमजोर था और साथ ही साथ उसकी एज भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और काफका 225 लोगों में से 219 का रैंक मिलता है, जिससे काफका बहुत निराश होता है और किकोरू आके काफका को ट्रोल करने लगती है। रेनो ये देखकर खुश था कि काफका ने फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए अपने काइजू वाले पावर को यूज नहीं किया। काफका बोलता है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। अगर वो काइजू के पावर को यूज करेगा तो बाकी एग्जामिनर्स के लिए ये एक नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो सभी भी काफका की तरह मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ काफका को ये अफसोस भी होता है कि अगर काफका ने काइजू की पावर यूज की होती तो वो आसानी से पहले रैंक पर आता। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट होशिना कैप्टन मीना को सभी एग्जामिनर्स की रिपोर्ट्स देता है और मीना जैसे ही काफका का रिपोर्ट देखती है तो मीना थोड़ा हैरान होती है। फिर लेफ्टिनेंट होशिना मीना को टॉप एग्जामिनर्स के बारे में बताने लगता है और हमें पता चलता है फिजिकल टेस्ट में जो टॉप 3 कैंडिडेट आए थे, पहला रैंक आओ कागुरागी को मिलता है और दूसरा रैंक हारुइशी इजुमो और तीसरे रैंक में इहारू फुरुहाशी को मिलता है। और इन तीनों के अलावा कुछ ऐसे एग्जामिनर्स भी हैं जिन्होंने अच्छा रैंक से पास किया है, लेकिन इन सभी के ऊपर एक और एग्जामिनर है जो सबसे टॉप है, जो कि एक 16 साल की लड़की है। और वो लड़की होती है किकोरू शिनोमिया। और अब फिजिकल टेस्ट खत्म हो चुकी थी और अब बारी थी एप्टीट्यूड टेस्ट की। और पिछले 2 सालों में एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ काइजू को साफ करने का काम ही दिया जाता था और इसीलिए रेनो ने पार्ट टाइम के लिए क्लिनिक डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। और नेक्स्ट सीन में लेफ्टिनेंट होशिना सभी एग्जामिनर्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और होशिना सभी एग्जामिनर्स को बोलता है कि इस बार एप्टीट्यूड टेस्ट में काइजू को साफ करने का कोई काम नहीं है, बल्कि इस बार इस टेस्ट में काइजू को मारने का काम है। जिसे सुनकर काफका और रेनो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर होशिना उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें काइजू को मारने के लिए उन सभी लोगों को एक यूनिक सूट दिया जाएगा और यह सूट काइजू के मटेरियल से ही बना हुआ होता है। और इस सूट का फायदा ये है कि जो भी इस सूट को पहनेगा उसकी स्ट्रेंथ और पावर काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। और वो सभी अपना सूट पहन लेते हैं और उनके बॉडी के साइज के हिसाब से वो सूट एडजस्ट हो जाता है और सभी के बॉडी से उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग उनके कॉम्बैट पावर रिलीज होती है, जो परसेंटेज में निकलती है, जिसके सूट से जितना % कॉम्बैट पावर रिलीज होगा वो उस सूट का उतना ही पावर यूज कर पाएगा। और एक माहिर ऑफिसर भी अपने सूट का सिर्फ 20% कॉम्बैट पावर ही रिलीज कर सकता है, लेकिन किकोरू शिनोमिया का कॉम्बैट रिलीज फोर्स 46% होता है। ये सभी ये देखकर हैरान थे कि किकोरू का कॉम्बैट पावर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। और इस साल जितने भी एग्जामिनर है सभी का कॉम्बैट पावर 10% के ऊपर ही है और जिसका भी कॉम्बैट पावर 0% होगा वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। लेकिन काफका का रिलीज फोर्स 0% होता है और काफका बहुत कोशिश करता है कि वो अपने रिलीज फोर्स को बढ़ा सके। होशिना ये सब देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता और फिर होशिना इस एग्जाम को शुरू कर देता है और सभी को बैटल फील्ड पर ले आता है और समझाता है कि इस बैटल ग्राउंड पर बहुत सारे छोटे छोटे काइजूस फैले हुए हैं जिन्हें उन्हें मारना है, लेकिन ये एग्जाम तभी खत्म होगा जब ये लोग इस फील्ड के मेन काइजू को मारेंगे। और आसमान में बहुत सारे ड्रोन्स मौजूद हैं जो सभी एग्जामिनर पर नजर रखेंगे और उन सभी एग्जामिनर के सूट पे एक सील है जिन्हें उन पर अगर कोई खतरा हो तो वो उस सील को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन इस सील को एक्टिव करने के बाद वो एग्जामिनर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फिर ये एग्जाम शुरू हो जाता है। फिर शिनोमिया लगातार एक के बाद एक काइजू को मारने लगती है और इस एग्जाम को कैप्टन मीना भी देख रही थी। फिर काफका और रेनो आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अटैक करने के अलावा अटैकर्स को बैकअप देंगे, जिससे अटैकर्स काइजू को आराम से मार पाएंगे। और ये ड्रोन्स ये देखने के लिए रखे गए हैं कि कौन सा टीम एक दूसरे टीम के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है। फिर काफका अपना स्ट्रेटेजी लगाता है और एक काइजू के ऊपर अपना एक बॉम्ब फेंकता है और सभी अटैकर्स को बोलता है कि वो इस काइजू के चेस्ट पर वार करे, क्योंकि चेस्ट ही काइजू का वीक पॉइंट होता है। काफका पहले क्लिनिक डिपार्टमेंट में था तो काफका को काइजू के बारे में पूरा नॉलेज है। काफका की ऐसी काबिलियत देखकर होशिना भी उससे खुश होता है और तभी वहाँ पर एक काइजू आ जाता है जो काफका को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे काफका काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो काइजू काफका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर कैप्टन होशिना काफका का शील्ड ओपन करने के लिए रेडी होता है। काफका बड़े ही मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करता है और काफका हरगिज हार नहीं मानना चाहता था, क्योंकि कैप्टन मीना काफका को देख रही थी तो काफका मीना को निराश नहीं करना चाहता था। और दूसरी तरफ कैप्टन होशिना काफका का शील्ड ओपन करने ही वाले होते हैं कि तभी उस काइजू के ऊपर कोई गोलियों की बरसात कर देता है और उस काइजू को मार देता है। और हम देखते हैं इस काइजू को मारने वाला और कोई नहीं
नहीं बल्कि किकोरू शिनोमिया होती है और किकोरू काफका का मजाक उड़ाकर फिर से काइजूस को मारने के लिए वहाँ से चली जाती है। अब काफका का पैर टूट चुका था और वो काफी ज्यादा घायल भी था, जिससे वो ठीक से खड़ा भी हो नहीं पा रहा था। तो कैप्टन होशिना काफका से बोलते हैं कि वो काफका को देख रहे हैं और अगर काफका चाहे तो इस एग्जाम को वो यहीं पर छोड़ सकता है, लेकिन काफका ने यहाँ तक आने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, तो वो इस मेहनत को ऐसे जाया होने नहीं दे सकता और उसका सपना जो मीना के साइड में खड़ा होना है वो उस सपने को नहीं तोड़ सकता। और तभी हम देखते हैं काफका की कॉम्बैट एनलिस्ट पावर 0.1% हो चुकी थी। काफका घायल होने के बाद भी हार मानना नहीं चाहता था, तो उसकी हेल्प के लिए रेनो काफका के पास आता है और वो दोनों अपने अलग ही अंदाज में काइजूस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ किकोरू इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो बड़े ही आसानी से सभी छोटे काइजूस को अकेले ही मार देती है और आखिर में किकोरू मेन काइजू को ढूंढकर उसे मार देती है, जिससे ये एग्जाम खत्म हो जाती है। कैप्टन मीना और होशिना किकोरू की काबिलियत देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और किकोरू शिनोमिया की फादर ही एक काइजू हंटर कमांडो है, तो इसीलिए किकोरू का इतना पावरफुल होना तो बनता ही है। दूसरी तरफ किकोरू मन में ही अपने फादर से पूछती है कि क्या उसने सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट किया और वो वापस जाने वाली होती है, लेकिन तभी किकोरू के पीछे एक और काइजू आता है। किकोरू को एहसास हो गया था कि उसके पीछे एक काइजू है, लेकिन वो इससे कंफ्यूज थी कि एग्जाम तो अब खत्म हो चुका है, तो ये काइजू कहाँ से आया। लेकिन तभी वो काइजू किकोरू के चेस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे किकोरू घायल हो जाती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं काइजूस को देखते हैं जो कि पहले मर चुके थे, लेकिन अब वो फिर से खुद को रीजेनरेट कर रहे थे। तभी हम किकोरू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शॉक में थी, क्योंकि ये काइजू इंसानों की तरह बात कर सकता था। और फिर वो काइजू किकोरू के ऊपर फिर से अपना बुलेट फायर करता है, जिससे किकोरू और घायल हो जाती है। दूसरी तरफ मीना और होशिना को भी एग्जाम ग्राउंड के सिचुएशन के बारे में पता चल गया था और जो काइजूस एग्जाम हॉल में मरे थे वो सभी काइजूस अब पहले से दुगनी ताकतवर हो गए थे और इन काइजूस को संभालना एग्जामिनर्स की बस की बात नहीं। तो कैप्टन मीना और होशिना एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ने के लिए रेडी होते हैं और सभी एग्जामिनर्स को एग्जाम हॉल से निकलने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। दूसरी तरफ किकोरू काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा थी क्योंकि उसने अपने सूट की पावर की हेल्प से अपना खून का बहना रोक दिया था। तभी किकोरू को एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे किकोरू के फादर किकोरू से कहते हैं कि उसे अपनी एक परफेक्ट बेटी चाहिए और किकोरू भी अपने मन में सोचती है कि जब तक यहाँ पर डिफेंस फोर्स नहीं आ जाती वो तब तक इस काइजू से लड़ेगी, लेकिन वो काइजू शिनोमिया को मार के और भी ज्यादा घायल कर देता है और अब शिनोमिया लड़ने की हालत पर नहीं थी और वो अपने मन में ही अपने फादर से कहती है कि वो उसे माफ कर दे। किकोरू उसके फादर के चाहतों पर खड़ा उतर नहीं पाई, वो परफेक्ट नहीं बन पाई और वो काइजू किकोरू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं काफका किकोरू के सामने आ जाता है और किकोरू से कहता है कि किकोरू ने बहुत अच्छा किया। किकोरू को समझ नहीं आ रहा था कि काफका यहाँ कर क्या रहा है और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म होके उस ब्लास्ट को रोक लेता है। काफका फिर किकोरू से कहता है कि किकोरू ने बहुत अच्छा किया, किकोरू के वजह से ही सभी एग्जामिनर्स यहाँ से निकल पाए। दूसरी तरफ रेनो काफका को ढूंढ रहा था और फिर वो समझ जाता है कि काफका किकोरू को बचाने के लिए गया है और अगर काफका ने अपना रूप काइजू में ट्रांसफॉर्म कर लिया तो उसकी तो खैर नहीं। किकोरू काफका को काइजू में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन काफका किकोरू से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब बातें डिफेंस फोर्स और किसी को नहीं बताए, नहीं तो काफका की तो खैर नहीं। और फिर वो काइजू इन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन काफका अपने पूरे एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी की बदलाव होती है और होनोमी मीना और होशिना को इसके बारे में बताती है। वो कहती है कि एग्जाम हॉल पर एक नया काइजू दिखाई दिया है जिसका फोर्टिट्यूड लेवल 9.8 है। होशिना ये सुनकर हैरान था, क्योंकि अगर 9.8 फोर्टिट्यूड लेवल सच में उस काइजू का हुआ तो वो अब तक का सबसे ताकतवर काइजू है। फिर काफका अपनी पूरी ताकत से उस काइजू के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो काइजू खुद को रीजेनरेट नहीं कर पाता और फिर काफका किकोरू के पास आता है और किकोरू से कहता है कि वो खुद को ऐसे मुश्किल हालातों में ना डाले और फिर वहाँ पर रेनो भी आ जाता है और काफका को अपनी काइजू वाला पावर किकोरू के सामने रिवील करने के लिए गाली देने लगता है। किकोरू को कुछ समझ नहीं आता और वो थकान के मारे बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद डिफेंस फोर्स भी यहाँ पर पहुंच जाती है और इन्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन होशिना को इस बात पर डाउट था कि किकोरू चाहे जितनी भी पावरफुल हो, लेकिन क्या सच में किकोरू ने इस काइजू को मारा है या फिर इस केस में भी काइजू नंबर 8 का हाथ है। और नेक्स्ट सीन में काफका और रेनो अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे और क्योंकि किकोरू काफी घायल थी तो उसे एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तभी होशिना अपने डाउट क्लियर करने के लिए किकोरू के पास आता है और किकोरू से पूछता है कि क्या उसने ही उस काइजू को मारा था, तो किकोरू उसके जवाब में बोलती है कि उसी ने उस काइजू को मारा है। किकोरू ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि किकोरू काफका का राज डिफेंस फोर्स के सामने खोलना नहीं चाहती थी। और नेक्स्ट सीन में हम उसी काइजू को देखते हैं जिसने किकोरू को घायल किया था और वो काइजू इंसानों की तरह बोल ही नहीं बल्कि इंसानों का रूप भी ले सकता था और ये काइजू भी क्लिनिक डिपार्टमेंट में काम करता है। अगले दिन काफका और रेनो के पास उनका रिजल्ट पहुंच चुका था और अगर काफका रिजल्ट में पास हुआ तो वो तभी डिफेंस फोर्स में ज्वाइन कर पाएगा। फिर काफका अपना लेटर खोलता है और वो फिर से अपने साइड में मीना को देखता है और नेक्स्ट सीन में हम डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर पास हुए सभी एग्जामिनर्स आए थे और कैप्टन मीना किकोरू की तारीफ करती है क्योंकि किकोरू टॉप फर्स्ट कैंडिडेट में आती है और मीना किकोरू को शुक्रिया कहती है क्योंकि किकोरू ने अपनी बुरी हालतों पर भी उस काइजू के साथ लड़ते हुए उसे मार गिराया था। ये सुनकर किकोरू थोड़ा निराश होती है क्योंकि असलियत में उस काइजू
को मारने वाला किकोरू नहीं बल्कि काफका था। और तभी वहाँ पर काफका भी आ जाता है जो कि काफी लेट था और हमें पता चलता है काफका ने इस एग्जाम को पास कर लिया था। और हमें पता चलता है काफका पास नहीं करने वाला था क्योंकि काफका के पास लड़ने वाली कोई काबिलियत ही नहीं थी। लेकिन कैप्टन होशिना ने काफका को पास करवाने की रिक्वेस्ट की जिससे काफका पास हो गया। और उसके बाद कैप्टन मीना सभी के सामने अनाउंसमेंट करती है कि इस दुनिया में अब काफी खतरनाक काइजू आ रहे हैं और उन काइजूस को मारने का काम डिफेंस फोर्स का है, तो उन्हें इस काम को अंजाम देना ही होगा, चाहे इसके लिए उन्हें उनकी जान ही क्यों न गंवाना पड़े। तभी काफका जोश में कैप्टन मीना को उसके नाम से बुला के कहता है कि वो हमेशा मीना के साथ रहेगा, जिसे सुनकर सभी हैरान होते हैं क्योंकि कैप्टन मीना को किसी ने अभी तक अपने नाम से नहीं बुलाया। ये सुनकर कैप्टन मीना काफका को पनिशमेंट में 100 पुशअप्स लगाने को बोलता है। लेकिन तभी कैप्टन होशिना अपने मन में सोचते हैं कि कैप्टन होशिना ने काफका को यूं ही पास नहीं किया। होशिना को काफका के ऊपर डाउट था क्योंकि जब एग्जाम हॉल में फोर्टिट्यूड 9.8 वाला काइजू दिखाई दिया था तो पूरे एग्जाम हॉल में काफका हिबिनो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगले दिन काफका किकोरू को अपने काइजू बनने का राज किकोरू को खोल के बता देता है और काफका सोच रहा था कि वो ये बात डिफेंस फोर्स को बता दे जिससे डिफेंस फोर्स काफका की चेकअप कर सके। लेकिन किकोरू बोलती है कि अगर काफका ने इसके बारे में डिफेंस फोर्स को बताया तो डिफेंस फोर्स काफका के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट करेगी। और वैसे भी काफका को काइजू नंबर 8 का दर्जा दिया गया है। जिस काइजू के नाम के साथ नंबर ऐड किया जाता है वो काइजू काफी ज्यादा ताकतवर होता है और उस काइजू के बॉडी पार्ट से डिफेंस फोर्स अपना हथियार बनाती है। तो शायद डिफेंस फोर्स काफका के बॉडी के साथ भी ऐसा ही करे। ये सुनकर काफका काफी ज्यादा घबरा जाता है और शिनोमिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात किसी से ना बोले। तो किकोरू शिनोमिया बोलती है कि वो ये किसी से नहीं बताएगी क्योंकि काफका ने किकोरू की जान बचाई है। लेकिन अगर किकोरू को जिस दिन ये पता चला कि काफका इंसानियत के खिलाफ चल रहा है तो किकोरू खुद काफका को मार देगी। और अगले दिन से सभी कैंडिडेट्स अपने ट्रेनिंग पे लग जाते हैं और वो सभी कैंडिडेट्स पहले से काफी ज्यादा फास्ट और ताकतवर हो चुके थे जिससे उनका रिलीज फोर्स भी बढ़ चुका था। और काफका भी बहुत मेहनत करने के बाद अपने रिलीज फोर्स को 0.1 से 1% तक ले आता है और किकोरू को सुनाने लगता है कि उसने अपना रिलीज फोर्स 1% कर लिया। इसे देखकर कैप्टन होशिना काफका से कहते हैं कि काफका अगर ऐसे ही करता रहा तो वो डिफेंस फोर्स में सिर्फ 3 महीने तक ही रह पाएगा, तो उसे डिफेंस फोर्स में रहने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और सभी कैंडिडेट्स हर दिन लगातार ट्रेनिंग करने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम काफका को देखते हैं जो देर रात तक जगा हुआ था और कैप्टन होशिना की कही गई बातों को याद कर रहा था कि अगर काफका ऐसे ही करता रहा तो उसे 3 महीने तक ही यहाँ पर रहने दिया जाएगा, तो काफका को और भी ज्यादा मेहनत करना होगा एक ऑफिसर बनने के लिए। तभी वहाँ पर कैप्टन होशिना आ जाता है और काफका से कहता है कि काफका इतनी मेहनत सिर्फ मीना के लिए कर रहा है ना। काफका परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने मीना के साथ एक वादा किया था कि वो दोनों मिलकर एक साथ इस दुनिया से काइजूस को मिटाएंगे। तो ये सुनकर होशिना कहते हैं तो क्या काफका कैप्टन होशिना की जगह लेना चाहता है और काफका को होशिना की जगह लेने के लिए कैप्टन होशिना से भी ज्यादा पावरफुल होना होगा जिससे काफका को और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। तभी वहाँ पर काइजू अलर्ट अलार्म बजता है और होशिना काफका से कहता है कि दिखाओ अब तुम क्या कर सकते हो। काइजू वार्निंग की आवाज सुनकर सभी अपना सूट पहनकर काइजू की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देरी में वो सभी काइजू के लोकेशन में पहुंच जाते हैं। और हम तभी देखते हैं ये काइजू बाकी सभी काइजू से काफी ज्यादा अलग था और ये काफी ज्यादा बड़ा भी था। और इस काइजू के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे योजू निकल के धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर कैप्टन होशिना सभी को इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन मीना की टीम इस बड़े से काइजू को संभाल लेगी, इनको फिलहाल छोटे छोटे योजूस को निपटाना है। और ये सुनकर सभी अलग अलग ग्रुप्स में योजूस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब काफका इस सूट में खुद को और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि अब काफका का रिलीज फोर्स 1% हो गया था। फिर बाकी सीनियर्स योजूस को एक एक करके मारने में लगे थे लेकिन अभी तक उनको योजू का वीक पॉइंट नहीं मिला और किकोरू बड़े ही आसानी से लगातार योजूस को मारती जा रही थी। लेकिन किकोरू को भी अभी तक इन योजूस का वीक पॉइंट नहीं मिला। किकोरू की ऐसी काबिलियत देखकर सीनियर्स भी किकोरू से हैरान होते हैं कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इतना काबिल कैसे हो सकता है। और बाकी सभी लगातार योजूस को मारने में अपनी पूरी पावर लगा रहे थे। सिर्फ काफका ही था जो अभी तक एक भी योजू को नहीं मार पाया जिससे वो खुद को कोसने लगता है। लेकिन तभी काफका को एक आइडिया आता है और काफका एक मरे हुए योजू के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। सीनियर्स को समझ नहीं आ रहा था कि काफका कर क्या रहा है। फिर काफका कैप्टन होशिना को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि इन योजूस का वीक पॉइंट इनके गर्दन में है जो कि इनका कोर है। अगर इनके कोर को खत्म कर दिया जाए तो ये योजू खुद ब खुद मर जाएंगे और इनके बॉडी में कुछ रीजेनरेशन ऑर्गन्स भी है जिन्हें खत्म करने के बाद ये खुद को रीजेनरेट नहीं कर पाएंगे। कैप्टन होशिना ये सुनकर काफका से काफी इंप्रेस होता है और काफका की तारीफ करता है और होनोमी ये जानकारी बाकी सभी को बता देती है। काफका इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि वो डिफेंस फोर्स के कुछ तो काम आया और वो मीना के साथ खड़े होने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। और तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है। काफका को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या है और फिर हम देखते हैं मीना एक बड़ा मिसाइल लेकर खड़ी होती है और एक ही बार में उस बड़े से काइजू का धज्जिया उड़ा देती है। फिर मीना अपने मन में कहती है कि देख लो काफका, ये है मेरी पावर। और हमें पता चलता है मीना की रिलीज फोर्स 96% होती है और वो एक आखिरी अटैक से उस काइजू को मार देती है। सभी मीना की ऐसी काबिलियत देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर
कैप्टन होशिना काफका के पास आता है और कहता है कि काफका जिसके साथ खड़े होने का सपना देख रहा है वो काफका से काफी ज्यादा ऊपर है। मीना काफका से हद से ज्यादा ताकतवर है। और अभी हमें पता चलता है कैप्टन होशिना कैप्टन मीना के जैसा लॉन्ग रेंज में फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि वो गन्स के मामले में इतना माहिर नहीं है। लेकिन फाइट अगर शॉर्ट रेंज की हो तो कैप्टन होशिना से कोई भी बच के नहीं जा सकता। और तभी होशिना के पीछे एक काइजू आ जाता है, लेकिन होशिना इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो उस काइजू को कब जाके कई हिस्सों में काट देता है वो हमें दिखाई ही नहीं देता। और होशिना शॉर्ट रेंज फाइट में माहिर है तो वो इसीलिए ब्लेड्स का यूज करता है। और दूसरी तरफ हम रेनो और इहारू को देखते हैं जो कि योजुस को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर क्लिनिक डिपार्टमेंट का एक आदमी दिखाई देता है और वो दोनों इस आदमी को यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। और तभी हम देखते हैं ये आदमी वही होता है जो पिछली बार काइजू बन के यहाँ आया था। इहारू और रेनो इससे पहले कुछ समझ पाता तभी वो आदमी अपने उंगली से इहारू के ऊपर एक बुलेट शूट कर देता है जिससे इहारू घायल हो जाता है। और तभी वो आदमी अपने असली काइजू वाले रूप में आ जाता है। फिर रेनो बाकी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस काइजू ने इस एरिया को एक अलग डायमेंशन के साथ जोड़ दिया था जिससे नेटवर्क कनेक्शन टूट गई है। और वो रेनो के ऊपर भी एक बुलेट फायर कर देता है। रेनो इससे बचने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो घायल हो जाता है। फिर वो काइजू रेनो से कहता है कि क्या वो उसके अटैक्स को देख सकता है। फिर हम रेनो के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर किकोरू काफका और रेनो से कहती है कि अगर वो काइजू अटैक करने के लिए रेडी हो तो उन्हें उसके उंगली पर देखना होगा जिससे वो अटैक का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और वो काइजू फिर से रेनो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रेनो इस बार बच जाता है और वो काइजू के ऊपर अपनी बंदूक से अटैक करता है, लेकिन इससे उस काइजू का कुछ भी नहीं होता। फिर रेनो इहारू को यहाँ से जाने को बोलता है और डिफेंस फोर्स को इसकी खबर देने को बोलता है। रेनो फिर से उस काइजू से लड़ने लगता है और इहारू बैकअप के लिए भागता रहता है। और फिर वो काइजू रेनो के पास आ जाता है और रेनो के ऊपर अनगिनत फायर करने के लिए रेडी होता है। रेनो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर इहारू आ जाता है और रेनो को बचा लेता है। फिर इहारू रेनो से कहता है कि अब इहारू रेनो को बचाएगा और इहारू ने पहले ही डिफेंस फोर्स तक एक मैसेज पहुंचा दिया था। फिर वो दोनों मिलकर काइजू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इहारू अपने एक बुलेट से उस काइजू के मूवमेंट को स्लो कर देता है, लेकिन फिर भी वो काइजू इहारू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इहारू इससे बच जाता है। फिर रेनो उस काइजू के ऊपर लगातार अटैक करता है, लेकिन वो काइजू बहुत सारी योजू को अपने सामने लाकर खुद का एक सील बना देता है और वो काइजू रेनो को फिर से घायल कर देता है। दूसरी तरफ सभी ये बात समझ चुके थे कि यहाँ पर वो काइजू फिर से आ चुका है और फिर वो काइजू रेनो को मारने वाला होता है, लेकिन इहारू उससे रोकने की कोशिश करता है और फिर वो काइजू इहारू को भी फिर से घायल कर देता है और रेनो के ऊपर फिर से बुलेट फायर करने लगता है। इहारू अपने सामने रेनो को मरता हुआ देख बहुत ज्यादा अफसोस करता है और किसी को उनकी मदद करने के लिए पुकारने लगता है। और फिर वो काइजू इहारू को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे काफका आ जाता है और फिर काफका उस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है जिससे उस काइजू का सर धड़ से अलग हो जाता है। और फिर काफका रेनो के पास जाके उससे माफी मांगता है क्योंकि काफका ने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। फिर वो काइजू खुद को रीजेनरेट कर लेता है और काफका के ऊपर अपना बुलेट फायर कर देता है, इससे काफका भड़क जाता है। लेकिन तभी वो काइजू काफका के ऊपर अनगिनत फायर करने के लिए रेडी होता है। ये देखकर इहारू हैरान हो जाता है और वो काइजू काफका के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन काफका अपनी एक दहाड़ से ही उसके सारे बुलेट्स को ब्लॉक कर देता है। फिर काफका उस काइजू के सामने जाके उसे लगातार पंच मारता है। उस काइजू को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और वो सोचता है कि उसे यहाँ से भागने में ही भलाई है, लेकिन काफका आके उस काइजू को एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी धज्जियां उड़ जाती है और उसका कोर भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर काफका उस काइजू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स आ जाती है। और दूसरी तरफ कैप्टन होशिना को भी काइजू नंबर 8 का खबर मिल चुका था और डिफेंस फोर्स के आने की वजह से उस काइजू को थोड़ा टाइम मिलता है जिससे वो खुद को रीजेनरेट कर लेता है और उन डिफेंस फोर्स के ऊपर अपना बुलेट फायर कर देता है, लेकिन काफका के उन दोनों को बचा लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो काइजू वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर काफका भी वहाँ से एक सुनसान जगह पर चला जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे कैप्टन होशिना आ जाता है और कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया काइजू नंबर 8। और वो अपना ब्लेड निकालकर काफका के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन काफका इससे बच जाता है और काफका को याद आता है कि कैप्टन होशिना शॉर्ट रेंज फाइट में काफी ज्यादा फास्ट और माहिर है। और फिर कैप्टन होशिना अपना दोनों ब्लेड निकालकर अपने रिलीज फोर्स को रिलीज करते हैं जो कि होता है 92%। काफका परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो अपने कैप्टन से कैसे लड़ सकता है, लेकिन कैप्टन होशिना अपने ब्लेड से काफका को घायल कर देता है। काफका बार बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन होशिना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है जिससे वो हर बार काफका को घायल कर देता है। फिर काफका समझ जाता है कि वो ऐसे होल्ड बैक करके होशिना के साथ लड़ाई नहीं कर सकता और उसके रीजेनरेशन एबिलिटी के लिए उसे बहुत एनर्जी यूज करना पड़ता है, जिससे काफका धीमा होता जा रहा है। कैप्टन होशिना अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो काइजू नंबर 8 को मार सके, लेकिन कैप्टन होशिना को काफका के साथ लड़ने में कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि काफका होशिना के ऊपर अटैक करने के बजाय उससे बार बार बच रहा है। फिर होशिना अपनी पूरी तेजी से काफका के चेस्ट पर वार करता है, लेकिन काफका उस अटैक को रोक लेता है। फिर काफका सोचता है कि उसके पास अब और कोई चारा नहीं, उसे ये करना ही होगा। फिर काफका अपनी एनर्जी को रिलीज करके होशिना के ब्लेड पर एक मुक्का मारता है, जिससे होशिना काफका से दूर हो जाता है और मौका मिलते ही काफका वहाँ से भाग जाता है। फिर कैप्टन होशिना बहुत निराश होते हैं क्योंकि कैप्टन होशिना ने काइजू नंबर 8 को
भागने दिया। और नेक्स्ट सीन में हम किकोरू को देखते हैं जो कि काफका के लिए परेशान होती है और तभी वहाँ पर काफका आता है जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका था। और दूसरी तरफ हम होशिना को देखते हैं जो कि परेशान था। तभी उसके पास कैप्टन मीना आके कहती है कि क्या काइजू नंबर 8 इतना ज्यादा पावरफुल था जिसने कैप्टन होशिना को परेशान करके रख दिया। होशिना कहते हैं कि काइजू नंबर 8 एक मेगा मॉन्स्टर है और ऐसा एक काइजू पूरे 5 सालों के बाद दिखाई दिया है। लेकिन होशिना इस बात से परेशान था कि लड़ाई के समय काइजू नंबर 8 ने होशिना के ऊपर एक भी पलटवार नहीं किया, बल्कि उसने तो खुद को बचाने के लिए होशिना का ब्लेड ही तोड़ दिया। वो चाहता तो होशिना को आराम से मार सकता था। फिर कैप्टन होशिना और मीना को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस काइजू ने रेनो और किकोरू को घायल किया था वो काइजू इंसानों की तरह बात ही नहीं बल्कि इंसानों की तरह रूप भी ले सकता है। और दूसरी तरफ हम उसी काइजू को देखते हैं जो कि बीच रास्ते में खड़ा था। तभी उसके पीछे एक कार आती है और उस कार का ड्राइवर उसको रास्ते से साइड होने को बोलता है। फिर वो काइजू उस इंसान को मारने को सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका चेहरा डिफेंस फोर्स ने देख लिया तो उसे अब एक नया बॉडी चाहिए। और वो काइजू उस आदमी का बॉडी ले लेता है और न्यूज में उस काइजू को काइजू नंबर 9 का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी की इंजरीज ठीक होने के बाद डिफेंस फोर्स एक पार्टी रखती है और सभी अपने पार्टी में मजे करने लगते हैं। तभी कैप्टन होशिना आके ये अनाउंसमेंट करते हैं कि काफका हिबिनो ने काइजू को मारने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, जिससे काफका हिबिनो को 3rd डिवीजन का ऑफिसर बनाया जाता है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन मीना और काफका को देखते हैं और मीना काफका को 3rd डिवीजन के ऑफिसर के रूप में उसका स्वागत करती है और काफका को डिफेंस फोर्स में अपनी पूरी जान लगाने को बोलती है। तो काफका फिर से कैप्टन मीना को उसके नाम से बोलता है कि वो अपनी पूरी जान लगा देगा। ये सुनकर कैप्टन मीना खुश होती है, लेकिन काफका को फिर से 100 पुशअप्स की पनिशमेंट देती है। और नेक्स्ट सीन में काफका रात में कहीं जा रहा था तो काफका देखता है कि ट्रेनिंग रूम का लाइट जला हुआ था और वो वहाँ जाके देखता है कैप्टन होशिना अपनी पूरी ताकत लगा के ट्रेनिंग हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे। और काफका ये नोटिस करता है कैप्टन होशिना उन्हीं मूव्स को बार बार रिपीट कर रहा था जिन मूव्स को होशिना काइजू नंबर 8 के साथ लड़ते हुए यूज किया था। काफका ये देखकर घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। तो होशिना काफका से कहता है कि वो ये ट्रेनिंग सिर्फ काइजू नंबर 8 को मारने के लिए कर रहा है और अगली बार जब होशिना काइजू नंबर 8 के आमने सामने होगा तब काइजू नंबर 8 होशिना से बच नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ हम आसमान में बहुत सारे फ्लाइंग काइजू को देखते हैं जिसके ऊपर एक लीडर काइजू बैठा हुआ था और वो इंसानी दुनिया पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और दूसरी तरफ काफका अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी डिफेंस फोर्स के बेस पर ऊपर से बहुत सारे फायर बॉल्स नीचे आके धमाका करते हैं। सभी परेशान होते हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी होनोमी सभी को ये बताती है कि बहुत सारे काइजू बेस की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी को फाइट के लिए रेडी होने का ऑर्डर दिया जाता है। कैप्टन होशिना ये समझ जाता है कि सभी काइजूस का एम डिफेंस फोर्स का बेस ही है, क्योंकि अभी तक उनके पास बेस के बाहर का कोई रिपोर्ट नहीं आया और अब तक पूरा बेस आग से लटपट हो चुका था। फिर काफका इन काइजू के बारे में सभी को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि ऐसे काइजूस सिर्फ अकेले लड़ाई करते हैं, लेकिन ये सभी काइजूस तो ग्रुप्स में काम कर रहे हैं। फिर कैप्टन होशिना समझ जाते हैं कि इन काइजूस को कोई ऑर्डर दे रहा है और इनका भी कोई एक लीडर है। और तभी वहाँ पर इन काइजूस का लीडर आ रहा है। होशिना समझ चुका था कि यही इन काइजूस को कंट्रोल कर रहा है। फिर वो काइजू होशिना से कहता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, जिसपे होशिना कहता है कि यहाँ पर कौन ज्यादा ताकतवर है ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा। और फिर वो काइजू अपने उंगलियों से एक पावरफुल फोर्स रिलीज करता है जिससे होशिना मुश्किल से बच जाता है। और फिर वो काइजू होशिना के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन होशिना इससे बच जाता है। और इस काइजू का हर अटैक इतना पावरफुल होता है कि एक भी अगर होशिना को लग गया तो वो लड़ने के लायक नहीं रहेगा। फिर होशिना उस काइजू के ऊपर अपने ब्लेड से स्लैशेस का अटैक करता है, लेकिन उस काइजू का स्किन तो काइजू नंबर 8 से भी बहुत ज्यादा मजबूत है। बाकी ऑफिसर्स भी इन काइजू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इन अटैक्स का इन काइजू के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो काफका सभी को ये कंफर्म करवाता है कि इन काइजू को मारने के लिए उन्हें इनके बैक साइड पर अटैक करना होगा। बैक साइड ही इनकी कमजोरी है और शायद इनका कोर भी इनके बैक साइड में ही होगा। और बाकी ऑफिसर्स भी काफका की बातों को फॉलो करते हैं और उन काइजूस को बैक साइड से मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ये सभी काइजू ग्रुप्स में मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे इनको काइजूस के ऊपर अटैक करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ये सभी इस बात से परेशान थे कि अब वो इन काइजू को मारे तो मारे कैसे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोरो अपने हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर उन काइजूस को एक एक झटके में ही खत्म कर देती है। और हम देखते हैं कि कोरो अपने हाथ में एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ी जैसा वेपन लेकर काइजूस को मार रही थी। और हमें पता चलता है कि कोरो को कैप्टन मीना और होशिना ने ये हथियार दिया था और ऐसे हथियार को पर्सनल वेपन भी कहा जाता है। ये हथियार उन्हीं को दिया जाता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लड़ाई में काबिल होते हैं। और ये हथियार एक ऐसे काइजू के मटेरियल से बना हुआ है जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस और रिलीज कर सकता है। और जैसे ही किकोरू इसे किसी काइजू के ऊपर अटैक करती है तो इस हथियार से भारी मात्रा में शॉक वेव रिलीज होती है, जिसके फोर्स से काइजू खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन होशिना उस काइजू से लड़ रहे होते हैं और वो बार बार उस काइजू के अटैक से बच रहे थे। होशिना समझ जाता है कि यह काइजू बहुत ज्यादा ताकतवर है और फिर वो काइजू होशिना के पास आके उससे एक मुक्का मारता है, जिससे होशिना दूर जाके गिरते हैं। लेकिन हम देखते हैं होशिना ने पहले ही उस काइजू का हाथ काट दिया था। फिर कैप्टन होशिना अपने दोनों ब्लेड को निकालकर अपने पूरे रिलीज फोर्स को रिलीज कर देता है और उस काइजू से लड़ने के लिए रेडी होता है। और फिर होनोमी अनाउंसमेंट करती है कि अब इस लड़ाई में उनके सीनियर्स भी आ चुके
चुके हैं, जिससे इस लड़ाई को जीतने का चांस डिफेंस फोर्स की तरफ ज्यादा है। दूसरी तरफ कैप्टन होशिना अपनी पूरी तेजी से उस काइजू को कई हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो काइजू खुद को फिर से रीजेनरेट कर लेता है और उस काइजू को इस लड़ाई में मजा आ रहा था क्योंकि होशिना बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिससे ये लड़ाई टक्कर की हो रही है। और कैप्टन होशिना फिर से उस काइजू को कई हिस्सों में काट देता है, लेकिन वो खुद को फिर से रीजेनरेट कर लेता है। दूसरी तरफ काफका को ये महसूस हो गया था कि कैप्टन होशिना बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन काफका को उनका लोकेशन नहीं पता था। फिर होशिना ये देखकर हैरान था कि वो काइजू अपने साइज को बढ़ा रहा था और वो काइजू अपने चारों तरफ कुछ स्मोक फैला देता है और फिर वो काइजू अपने रूप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो कि बहुत बड़ा बन चुका था। और होनोमी ये रिवील करती है कि ये काइजू अब हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो होशिना के लिए इसके साथ लड़ना नामुमकिन है। अब ये काइजू पहले से बहुत बड़ा बन चुका था और वो काइजू होशिना के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन होशिना इससे बच के उसके ऊपर चढ़ के उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उस काइजू का कुछ भी नहीं होता और होशिना फिर से उस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन तभी होशिना का सूट ओवरहीट होने लगता है और अगर होशिना इस सूट के पावर को ऐसे यूज करता रहा तो उसके जान को भी खतरा है। अब होशिना के पास सिर्फ 1 मिनट है और उसे 1 मिनट में ही इस काइजू को खत्म करना होगा। और होशिना उस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन वो काइजू अपने पीछे अपने 10-20 आंखें खोल देता है और वो होशिना के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। होशिना को ऐसे हारता हुआ देख होनोमी और उसके टीम काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी हम कैप्टन होशिना के एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर उसके फादर होशिना को डिफेंस फोर्स में ज्वाइन करने के लिए मना करता है, क्योंकि होशिना ही पहला इंसान है जो ब्लेड्स के सहारे डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहता है। होशिना बड़ी ही मुश्किल से खड़ा होता है और होनोमी से बाकी सभी की सिचुएशन पूछता है, तो होनोमी कहती है कि बाकी सभी जगह को खाली कर दिया गया है और डिफेंस फोर्स के बाकी मेंबर्स बाकी बचे हुए काइजूस को मारने में लगे हुए हैं। और होशिना फिर से उठ खड़ा होता है और अपनी ड्यूटी को पूरा करने का कसम खाता है, लेकिन वो काइजू होशिना का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो इन ब्लेड से इस काइजू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और होशिना को भी ये पता था कि उसका ब्लेड इस काइजू का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तभी फिर से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर होशिना के फादर होशिना को कहते हैं कि आजकल के जमाने में डिफेंस फोर्स सिर्फ गन्स का यूज करती है, तो ब्लेड्स का यहाँ कोई काम नहीं, तो होशिना को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए ब्लेड्स को छोड़ना होगा। लेकिन कैप्टन मीना ही थी जो कि होशिना के ब्लेड्स वाले कॉम्बैट स्टाइल से काफी इम्प्रेस थी और मीना होशिना को उसके साथ काम करने के लिए इन्वाइट करती है। और प्रेजेंट में होशिना उस काइजू को मारने के लिए अपना पूरा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काइजू होशिना को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर काफका भी आ जाता है। काफका होशिना को ऐसे देखकर खुद का रेनो के साथ किया कसम, जो कि कभी काइजू ना बनने का था, वो अब इस कसम को तोड़ने वाला था। और काफका होशिना को बचाने के लिए खुद को काइजू में ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी उन सभी को एक आवाज आती है जो कहती है कि तुम सब ने बहुत अच्छा किया। तभी कैप्टन होशिना हंसते हुए कहते हैं, ले काइजू तेरी मौत आ गई। और तभी उस काइजू के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और कैप्टन होशिना उससे बच जाता है और कहता है, तो मैंने कैप्टन मीना के लिए अटैक करने का रास्ता बना ही दिया। और तभी हम मीना को देखते हैं जो अपने गन के साथ अटैक करने के लिए रेडी होती है और वो अपना रिलीज फोर्स यूज करके उस काइजू के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन वो काइजू खुद को बहुत ही जल्दी रीजेनरेट कर लेता है। फिर हानोमी मीना को उस काइजू के कोर के बारे में बताती है और तभी होशिना अपने रिलीज फोर्स को यूज करके उस काइजू के ऊपर अटैक करता है, जिससे मीना को फिर से अटैक करने का मौका मिले। लेकिन होशिना पहले ही अपनी काफी रिलीज फोर्स यूज कर चुका था, जिससे इन अटैक्स का इस काइजू के ऊपर कुछ भी नहीं होता। लेकिन होशिना इसके बाद भी बार बार उस काइजू के ऊपर अटैक करता है और उसके बाद कैप्टन मीना होशिना को थैंक यू बोलती है, क्योंकि कैप्टन होशिना ने कैप्टन मीना का काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया था। और कैप्टन मीना अपने पूरे रिलीज फोर्स को यूज करके उस काइजू के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिससे वो काइजू नीचे गिर जाता है। और इसके बाद सभी बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि मीना ने उस काइजू को खत्म कर दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस काइजू ने पहले ही एक बड़ा सा बॉम्ब आसमान से इनके ऊपर फेंक दिया था और ये बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल था कि अगर ये फट जाए तो इनके साथ ये पूरा बेस और पूरा सिटी एक चुटकी में ही खत्म हो जाएगा। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि वो करे तो करे क्या। लेकिन तभी काफका उस बॉम्ब के पास दौड़ने लगता है। होशिना उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी होशिना ये देखकर हैरान होते हैं कि काफका इतना फास्ट कब से हो गया, क्योंकि काफका बहुत ही तेजी से दौड़ रहा था। फिर काफका सभी से माफी मांगता है और वो सभी के सामने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सभी बहुत ही ज्यादा शॉक में पड़ जाते हैं। और फिर काफका उस बॉम्ब की तरफ जंप करता है और कहता है कि अब उसकी बारी है और वो भी एक डिफेंस फोर्स का हिस्सा है और इस बॉम्ब को सिर्फ काफका ही रोक सकता है, तो वो अपना ड्यूटी बखूबी निभाएगा, चाहे वो काइजू बन के ही क्यों ना हो। और फिर काफका अपना पूरा ताकत लगाकर उस बॉम्ब को एक पंच मारता है, जिससे वो बॉम्ब फिर से ऊपर चली जाती है और काफका नीचे गिरने लगता है। और तभी वो बॉम्ब बहुत ऊपर जाके फंस जाता है, जिसके प्रेशर से वहाँ के बिल्डिंग्स तबाह होने लगते हैं। लेकिन काफका फिर भी उस बॉम्ब के प्रेशर को अपने ऊपर लेकर डिफेंस फोर्स के कुछ ऑफिसर्स को बचा लेता है। इतनी दमदार स्टन करने के बाद काफका अपना हाथ पैर नहीं हिला पाता और तभी वहाँ पर कैप्टन मीना आके काफका से कहती है कि काइजू नंबर 8 को अब डिफेंस फोर्स की कस्टडी में लिया जाता है, क्योंकि काफका काइजू नंबर 8 है। काफका की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी थी कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। तो इस सिचुएशन को लेकर डिफेंस फोर्स के मेन ऑफिसर्स एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पर काफका के बारे में डिस्कस हो रही थी कि काफका हिबिनो एक काइजू है और एक काइजू
काइजू को जिंदा छोड़ना डिफेंस फोर्स के नियम में नहीं। और डिफेंस फोर्स के हेड डायरेक्टर जनरल इसाओ शिनोमिया, जो कि किकोरो शिनोमिया का फादर है, वो 3rd डिवीजन को ऑर्डर देते हैं कि काइजू नंबर 8 को उन्हें सौंप दिया जाए। और तभी हम काफका को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो पूरी तरीके से डिफेंस फोर्स की निगरानी में था। काफका परेशान होता है कि अब उसके साथ क्या होगा, लेकिन जैसे किकोरो ने बताया था कि अगर डिफेंस फोर्स को काफका के बारे में पता चल गया तो डिफेंस फोर्स उसके बॉडी पार्ट्स को वेपन्स बनाने में यूज करेंगे। काफका ये सोच के घबरा जाता है और तभी उसके रूम में कैप्टन मीना आती है, क्योंकि काफका को यहाँ से डिफेंस फोर्स के मेन हेडक्वार्टर में ट्रांसफर करवाने का ऑर्डर दिया गया था। और काफका को यहाँ से बाहर ले जाया जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे डिफेंस फोर्स के ऑफिसर और काफका के 3rd डिवीजन के फ्रेंड्स भी होते हैं। काफका इनसे नजर तक नहीं मिला पाता, क्योंकि काफका को लगता है कि काफका ने इनके साथ एक धोखा किया है और वो अपने मन में ही रेनो और अपने बाकी दोस्तों से माफी मांगने लगता है। तभी रेनो काफका के सामने आके कहता है कि उसे काफका के ऊपर पूरा भरोसा है और काफका लौटकर जरूर आएगा। फिर मीना काफका से कहती है कि काफका को परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मीना और उसकी पूरी टीम काफका के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो काफका को निर्दोष ठहरा सके। और मीना के साथ उसकी पूरी टीम काफका को अपना दोस्त और एक इंसान समझता है, ना कि कोई काइजू। ये सुनकर काफका इमोशनल हो जाता है और मीना से कहता है कि क्या उसके पास अभी ये मौका है जब वो और मीना एक साथ मिलकर काइजू को मारेंगे। फिर मीना एक स्माइल के साथ कहती है कि उससे इस पल का इंतजार रहेगा। और काफका ये सुनकर रोने लगता है और होशिना के साथ साथ पूरा डिफेंस फोर्स काफका को सैल्यूट करता है। और अब काफका को उस लोकेशन में पहुंचा दिया गया था जहाँ पर काफका को अभी भी एक बंदी बनाकर रखा गया है। दूसरी तरफ काफका के दोस्त काफका के लिए बहुत परेशान होते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि काफका जल्दी लौट आए। और नेक्स्ट सीन में हम किकोरो और उसके फादर को देखते हैं और किकोरो उसके फादर से काफका को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि काफका हिबिनो एक इंसान है। डायरेक्टर किकोरो के बात को नजरअंदाज करता है और किकोरो को काफका के चेस्ट का एक एक्सरे देता है और कहता है कि देखो कि इंसानों के पास तो दिल होता है ना, लेकिन काफका के चेस्ट पे उसके दिल के बजाय एक काइजू का कोड है और काइजू के पास कभी दिल नहीं हो सकता। और तुम ये बात ना भूलो कि तुम्हारे माँ को मारने वाला एक काइजू ही था। लेकिन जाने से पहले किकोरो अपने फादर से कहती है कि वो काफका के खिलाफ कितने भी सबूत इकट्ठे क्यों ना कर ले, लेकिन किकोरो और 3rd डिवीजन के लिए काफका एक इंसान है। और नेक्स्ट सीन में हम कैप्टन होशिना को देखते हैं और उसके पास इकारो को आके पूछता है कि क्या होशिना काफका के ऊपर भरोसा रखता है। तो होशिना बोलता है मुझे काफका के ऊपर पूरा भरोसा है और आने दो उससे। पहली बार जब उसने मेरे साथ लड़ाई की तब उसने अपनी पूरी पावर नहीं लगाई, लेकिन इस बार तो उसकी जम के पिटाई करूंगा। और दूसरी तरफ मीना 3rd डिवीजन के मेंबर्स को बुलाती है और कहती है कि उन सभी को अलग अलग डिवीजन में ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि उनका बेस पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जैसे ही बेस फिर से कंप्लीट होगा वो लोग फिर से 3rd डिवीजन को ज्वाइन कर लेंगे और अगर उन्हें ट्रेनिंग करके और पावरफुल बनना है तो उन्हें ये करना ही होगा। लेकिन वो सभी 3rd डिवीजन को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे और क्योंकि काफका हेडक्वार्टर के कस्टडी में था तो उन्हें काफका को वापस लाने के लिए और भी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो वो आपस में ही भाग होना नहीं चाहते। लेकिन रेनो इसके लिए मान जाता है, क्योंकि रेनो को इतना ज्यादा पावरफुल बनना है कि काफका को दोबारा काइजू में बदलने की जरूरत ही ना पड़े। और ये सुनकर बाकी तीनों भी 3rd डिवीजन को छोड़ने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी काफका की चिंता थी। और दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि अभी तक बंधा हुआ था और वहाँ पर डायरेक्टर जनरल भी आ जाते हैं और ऊपर से इन्हें किकोरो और 2 ऑफिसर भी देख रहे थे। काफका डायरेक्टर को बोलने लगता है कि वो एक इंसान है और वो निर्दोष है और डायरेक्टर जनरल काफका को फ्री कर देने को बोलता है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं। फिर डायरेक्टर कहते हैं इसे बंदी बनाने का कोई फायदा नहीं और वैसे भी ये काइजू नंबर 8 है, ये चाहता तो इस हथकड़ी को तोड़ के कब का यहाँ से भाग चुका होता। और इसके बाद काफका को खोल दिया जाता है और तभी डायरेक्टर काफका के ऊपर बंदूक टांग देता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन काफका अपने हाथ को काइजू में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिससे वो घायल होने से बच जाता है। काफका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है और तभी जनरल काफका के छाती पर अपना हाथ घुसा के उसे घायल कर देता है और कहता है कि जो इंसान एक बुलेट को रोक सकता है वो कभी भी एक इंसान नहीं हो सकता। लेकिन काफका फिर से कहता है कि वो एक इंसान है और उसका नाम काफका हिबिनो है। लेकिन जनरल काफका की एक नहीं सुनते और वो अपना हथियार रेडी करने लगते हैं और कहते हैं तो तुम एक इंसान हो और अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। और जनरल फाइट के लिए रेडी होते हैं और काफका भी लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन इंसानी फॉर्म में। और तभी जनरल अपने पहले अटैक से ही काफका के एक हाथ को तोड़ देता है और वो फिर से काफका के ऊपर एक दमदार अटैक करता है और काफका ना चाहते हुए भी काइजू में ट्रांसफॉर्म होकर उस अटैक से बच जाता है। और जनरल काफका के ऊपर लगातार एक के बाद एक काफी दमदार अटैक करता है, जिससे काफका मुश्किल से ही बच पाता है। और तभी एक ऑफिसर किकोरो से कहता है कि जनरल का सूट और उनके हथियार काइजू नंबर 2 के मटेरियल से बने हुए हैं और इस पावर को कंट्रोल सिर्फ डायरेक्टर जनरल ही कर सकते हैं। और अब जनरल काफका के ऊपर भारी पड़ रहा था और फिर जनरल काफका के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन काफका खुद को पूरी तरीके से काइजू में ट्रांसफॉर्म करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। जिसे देखकर जनरल कहते हैं तो तुम अपने असली रूप में आ ही गए काइजू नंबर 8। और किकोरो को भी काफका कुछ ठीक नहीं लग रहा था और फिर काफका बहुत ही जोरों से दहाड़ता है और काफका को देखकर ऐसा लग रहा था कि काफका अपना कंट्रोल खो रहा है। फिर हम काइजू के अंदर काफका को देखते हैं जो सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, काफका अपना कंट्रोल खो रहा है और ऐसा हुआ तो काफका सच में एक काइजू बन जाएगा। और काफका खुद को कंट्रोल में लाने की बहुत कोशिश करता है और तभी काफका के सामने वही छोटा काइजू आ जाता है और वो छोटा काइजू कहता है कि
उसे मार डालो, उसे खत्म कर दो। और हम देखते हैं काफका अपने अलग ही रूप में जेनरल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ हम काफका के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि काफका के लिए परेशान थे। और हम कैप्टन मीना को देखते हैं जिसे हेडक्वार्टर की मीटिंग में बुलाया गया था। और दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था, जिससे वो लगातार जेनरल के ऊपर अटैक कर रहा था। काफका काइजू के अंदर खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और काफका की अटैक्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अगर जेनरल के पास काइजू नंबर 2 का शील्ड नहीं होता तो शायद जेनरल कब का मर चुका होता। और फिर जेनरल काफका के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन काफका इसे भी ब्लॉक कर देता है। और इन दोनों की प्रेशर पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसके प्रेशर से आसपास की जगह टूटने लगती है। और ऐसा देखने को मिलता है कि काइजू नंबर 2 और काइजू नंबर 8 आपस में ही भिड़ रहे हैं। किकोरू ये देखकर हैरान थी कि काफका उसके फादर को टक्कर की फाइट दे रहा था। फिर वो ऑफिसर किकोरू से कहता है कि जेनरल चाहते तो काफका को उसके ह्यूमन बॉडी पर ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर किकोरू समझ जाती है कि उसके फादर काफका को एक मौका दे रहे हैं खुद को निर्दोष ठहराने की। लेकिन अब काफका अपना कंट्रोल और भी ज्यादा खो चुका था, जिससे काफका और भी ज्यादा पावरफुल और खूंखार बन गया था। काफका अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल पाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और उन दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती है। फिर जेनरल फिर से काफका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन काफका एक ही दहाड़ से उस अटैक को भी ब्लॉक कर देता है और जेनरल को पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। काफका खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि वो किकोरू के सामने उसके फादर को ऐसे ही नहीं मार सकता। और दूसरी तरफ किकोरू ये देखकर घबरा जाती है और उससे याद आता है कि जब उसने काफका को कहा था कि जिस दिन काफका इंसानियत के खिलाफ चलेगा तो किकोरू खुद उसे मार देगी, लेकिन किकोरू फिर भी खुद को संभालती है और कहती है कि उसे काफका के ऊपर भरोसा है। काफका एक इंसान है और वो ये साबित करके दिखाएगा। काफका खुद को कंट्रोल में लाने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो काइजू वापस आके काफका को खा जाता है और काफका अपना पूरा कंट्रोल खोने वाला होता है। और हम देखते हैं काफका अपनी पूरी ताकत से जेनरल के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और जेनरल अपने मन में ही कहते हैं, मुझे तुमसे थोड़ी उम्मीद तो थी कि तुम एक इंसान हो, लेकिन शायद मैं गलत था। और हम काफका को देखते हैं जो कि अपना कंट्रोल खो रहा था। और तभी काफका अपने सामने मीना को देखता है और उसे वो वादा याद आता है कि जब वो और मीना एक साथ मिलकर काइजू को मारेंगे और मीना उसका इंतजार कर रही है। और तभी काफका अपने होश में आ जाता है और बाहर काफका जेनरल को पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपने हाथ को अपने छाती पर घुसा देता है और अपने कोर को ही निकाल देता है और जेनरल से कहता है कि वो कोई काइजू नहीं है, वो एक 3rd डिवीजन का ऑफिसर काफका हिबिनो है। और वो ये बोलकर बेहोश होकर वहाँ पे गिर जाता है और वो अपने इंसानी वाले रूप में आ जाता है। और तभी वहाँ पर 1st डिवीजन का कैप्टन आके काफका के ऊपर अपना हथियार टांग देता है, लेकिन जेनरल उसे साइड होने को बोलते हैं। और कुछ ही देर बाद डायरेक्टर एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर सभी टॉप ऑफिसर्स को बुलाया गया था और मीना भी वहाँ पर थी। और सभी ऑफिसर्स काफका के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि काफका को छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए, लेकिन मीना काफका के बारे में सब कुछ बताती है। और फिर मीना कहती है कि भले ही काफका के अंदर एक काइजू बसा हो, लेकिन फिर भी काफका इंसानियत के लिए लड़ रहा है, चाहे वो काइजू बन के ही क्यों ना हो। और इन सब डिसीजन के बाद सभी ऑफिसर्स ये डिसाइड करते हैं कि काफका को मार दिया जाए और जेनरल को अपना ऑर्डर देने को बोलते हैं। फिर जेनरल बोलते हैं कि काइजू नंबर 8 यानी काफका हिबिनो को कोई सजा दिया नहीं जाएगा और उसके बॉडी पार्ट से कोई भी हथियार नहीं बनेगा। और अब से काइजू नंबर 8 डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर एक साथ काम करेगी। लेकिन इस बात से कुछ ऑफिसर सहमत नहीं थे, लेकिन जेनरल को काफका की वो बात याद आती है जब वो कहता है कि वो डिफेंस फोर्स का हिस्सा है और उसका नाम काफका हिबिनो है। फिर जेनरल कहते हैं कि काफका हिबिनो बहुत पहले से डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और आज तक काफका हिबिनो ने काइजू नंबर 8 बन के एक भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। और वैसे भी उसके बॉडी पार्ट से कोई हथियार बना भी लिया जाए तो उसके इतनी पावर को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जैसे काइजू नंबर 6 के साथ हुआ था। और उसके शरीर का हथियार अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। और रिसेंटली काफी खतरनाक और जायंट मॉन्स्टर वाले काइजूस लगातार दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ लड़के हम ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। तो इसीलिए हमें काइजू नंबर 8 की पावर की बहुत जरूरत है अगर हम इसे सही इस्तेमाल करें तो। और दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और काफका देखता है कि उसके सामने खुद डायरेक्टर जेनरल खड़े हुए थे, जिसे देखकर काफका चौंक जाता है। तो जेनरल कहते हैं कि वो काफका को मारने नहीं आया, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो काफका कहता है मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, तो इसका मतलब क्या आपने मुझे इंसान के रूप में स्वीकार कर लिया? तो जेनरल कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर सच में एक इंसानी दिल होता तो तुम कब का मर चुके होते, लेकिन तुम जिंदा हो तो फिलहाल मैं तुम्हें इंसान नहीं कह सकता। और बाकी ऑफिसर्स को तुम पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेहनत करो और खुद की काबिलियत को दूसरों के सामने लाओ। जिसे सुनकर काफका कहता है कि वो डायरेक्टर जेनरल को निराश नहीं करेगा, वो एक डिफेंस फोर्स का ऑफिसर होने के नाते अपनी पूरी कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स के सभी ऑफिसर्स को ये पता चल गया था कि काफका इस टेस्ट में पास हो गया और उसे एक इंसान के रूप में स्वीकार लिया गया। ये देखकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तभी हम एक अनजान बिल्डिंग को देखते हैं और वहाँ पर काइजू नंबर 9 होता है जो कहता है कि अब वो पूरी तरीके से रेडी है और उसे काइजू नंबर 8 से बदला लेना है। और काइजू नंबर 8 का पहला सीजन यहीं पर खत्म होता है। जल्दी इसका सीजन 2 भी आने वाला है और सीजन 2 को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।